पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि जो इंसुलिन हार्मोन है, कौन सा बेटा? इंसुलिन हार्मोन, ये किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? तो याद रखना, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो बेटा निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि से। आई बात समझ? अब अग्नाशय ग्रंथि से एक एंजाइम भी निकलता है। क्या निकलता है? एक एंजाइम जिसका नाम है बेटा ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। ये पिछले बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो क्या उत्तर हो जाता है उसका? ट्रिप्सिन। हो सकता है इस एग्जाम में वो क्या पूछ ले कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो बेटा कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन। अब इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका कार्य, तो इसका कार्य आप लोगों को याद रखना है। आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट होता है, कोई रोगी, तो उसके शुगर की प्रॉब्लम होती है उसको। कहने का मतलब उसका जो ब्लड है, उसका जो रक्त है, खून है जिसको बोलते हैं, रक्त के अंदर या रक्त में शर्करा पर नियंत्रण, शर्करा पर नियंत्रण, या ऐसे बोल सकता हूं मैं कि रक्त में जो शर्करा की जो मात्रा होती है, शर्करा मतलब शुगर, उस पर जो कंट्रोल रखता है वो कौन रखता है बेटा? इंसुलिन हार्मोन। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा तो रक्त के अंदर शुगर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर इंसुलिन हार्मोन अच्छा है तो शुगर की मात्रा क्या रह जाएगी? कम। डायबिटीज के रोगी जिसको आपने कभी सुना होगा कि वो इंजेक्शन लगवाते हैं ना, जिनको बोलते हैं मधुमेह के रोगी। डायबिटीज को क्या बोलते हैं? मधुमेह के रोगी। तो ये रोग का नाम भी पूछ सकता है, तो क्या बोलते हैं बेटा इनको? मधुमेह के रोग। ये मधुमेह रोग हो जाता है कब? जब इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और वो रोगी को, उन रोगियों को क्या बोलते हैं? पढ़े, मधुमेह के रोगी। और इसका इलाज आपने सुना होगा कि वो इंजेक्शन लेते हैं ना इंसुलिन का। ये है, ये पीयूष ग्रंथि है। तो अपना उत्तर तो कौन सा हो गया बेटा? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये ग्रंथि C4 करीना जी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या ग्रंथि बोलते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं बेटा? पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? अपने मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे निकलता है बेटा वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। अब आप लोगों ने सुना होगा कभी कि कोई व्यक्ति कैसा रह जाता है? बोना। तो उसमें कारण क्या है? वृद्धि हार्मोन कम रह जाते हैं। आई बात समझ में? अब देखो एड्रिनल ग्रंथि। अब ये एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है बेटा? इसका ध्यान रखना आपको, एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। इसका जो कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है बेटा? वो होता है विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार करना। जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए पीछे आपके, तो आप उस केस में दो ही सामना होगा आपके, या तो आप रुककर उसका सामना करो या भग जाओ। तो इस कंडीशन में जो अपने ऊपर ये निर्देश जो देता है वो कौन देता है बेटा? किस हार्मोन की वजह से होता है? वो एड्रेनलिन हार्मोन। विषम परिस्थितियों में सामना करना या विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार करना। समझ जाओगे इतने से? आई बात समझ में? अब लास्ट को और देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इससे जो हार्मोन निकलता है बेटा, वो निकलता है मोचक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मोचक हार्मोन। श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, एक क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएगा। और इसको बोलते हैं बेटा हेड मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हेड मास्टर ग्रंथि। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो पीयूष ग्रंथि थी ना, जो पिट्यूटरी ग्रंथि थी, उससे जो स्त्रावित जो हार्मोन था उसको स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करना। ये होती है कौन सी? हाइपोथैलेमस। आई बात समझ? ये था क्वेश्चन नंबर 1। अपने को पूछा गया था कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, तो कौन सी ग्रंथि उत्तर हो गई थी अपनी? अग्नाशय ग्रंथि। उसके अदरवाइज 4 ऑप्शन में अपन ने 4 ग्रंथियों की और बात कर ली। आशा और उम्मीद करता हूं
कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और जो बातें मैंने बताई है वो आपको पूरी की पूरी ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में श्योरिटी है यहां से क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली 100% पूछा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा बेटा, मादा हार्मोन कौन सा है? सबसे पहले देखो, जो मादा हार्मोन होता है बेटा वो होता है अपना कौन सा? एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, अगर आपको मादा हार्मोन की जगह क्या पूछ ले बेटा? नर हार्मोन। कौन सा हार्मोन पूछ ले आपको? नर हार्मोन। तो याद रखना, मादा हार्मोन तो कौन सा हो गया? एस्ट्रोजन। और नर हार्मोन कौन सा हो जाएगा आपका? टेस्टोस्टेरोन। ये कौन सा हार्मोन है? मादा हार्मोन, सॉरी नर हार्मोन। और मादा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। ये बात ध्यान रखने के बाद में आप लोग ध्यान रखोगे कि जो ये मादा हार्मोन होता है ना बेटा, वो निकलता है अंडाशय ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? अंडाशय ग्रंथि से। ये स्त्रावित होता है, जबकि ये जो निकलता है वो किससे निकलता है बेटा? वर्षण ग्रंथि से। वर्षण ग्रंथि से। अब देखो, ये लड़कियों में होता है और ये लड़कों में होता है। तो जो अपने किशोर अवस्था में जब अपन आते हैं तो जैसे अपने दाढ़ी मूछें आने लगती है, अपनी आवाज चेंज होने लगती है, नर के अंदर बात कर रहा हूं अर्थात लड़कों के अंदर, तो ये जो सब परिवर्तन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अगर लड़कियों की मैं बात करूं तो उनके जो लैंगिक जननांग होते हैं वो विकसित होने लगते हैं, स्तन उनके फूल जाते हैं या उनके विभिन्न अंगों पर बाल आने लगते हैं। इसका रीजन क्या होता है बेटा? उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये सब चेंजेस उनमें आते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, एस्ट्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? अंडाशय ग्रंथि से। बात समझ में आई? वर्षण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, जिसको किस नाम से भी जानते हैं? नर हार्मोन के। तो जो नर के अंदर लैंगिक गुणों का जो विकास करेगा वो नर हार्मोन करता है, और जो मादा के अंदर करता है वो कौन करता है बेटा? एस्ट्रोजन करता है। आई बात यहां तक समझ में? अब देखो, याद रखने का मैं इसको जुगाड़ दे रहा हूं, बच्चों की कंफ्यूजन आ जाता है कि एस्ट्रोजन नर का है या मादा का। सीधी सी बात याद करना, एक तो है लड़का। कौन है? लड़का। और बेटा एक है लड़की। बोलू तो मैं बोल दूं कि इस लड़के की क्या है बेटा? जीएफ। जानते हो ना जीएफ? तो क्या देख रहा है? बेहतर तो कुछ है नहीं। तो सीधी सी बात है, ये लड़का है, इसकी लड़की है, जीएफ है। ठीक है, अब देखो, ये इसके पास कब टिकेगी? जब ये पैसे कमाएगा तभी टिकेगी। आज के जमाने की सच्चाई है, पैसे हैं तो पास में है, पैसे नहीं है तो कोई भी पास में नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लड़का है, लड़के को पैसे चाहिए तो बेटा लड़के को क्या देना पड़ेगा? टेस्ट। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे को पैसे कमाने हैं तो मैं जाऊंगा तो मेरे को, मेरा इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा? मेरा डेमो होगा किसी भी चीज के लिए। तो कहने का मतलब मेरे को पैसे कमाने के लिए क्या देना पड़ेगा? टेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टेस्ट। अब मैं टेस्ट दूंगा, पैसे कमाऊंगा। अब ये जो लड़की है, जो मेरी जीएफ है, वो क्या करेगी? उन पैसों पे क्या करेगी बेटा? ऐश करेगी। क्या करेगी? ऐश, आराम करेगी, उनसे मजे उड़ाएगी, पैसे खर्च करेगी। क्यों? क्योंकि अपन तो टेस्ट देके कमा रहे। तो नर का क्या मतलब हुआ? टेस्ट देता है। मादा क्या करती है? ऐश करती है। तो मादा ऐश करती है मतलब मजे करती है, तो ऐश का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एस्ट्रोजन। नर क्या करता है? लड़के क्या करते हैं? टेस्ट देते हैं पैसे कमाने के लिए, तो उनसे जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। यहां तक क्लियर होगी बात? कहानी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मादा हार्मोन पूछा था, कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? A4 आंटी जी, इस क्वेश्चन का जवाब है हो गया। आई बात समझ में? टेस्टोस्टेरोन की बात करी ली। उसके बाद में मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूं कि जो ये साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन क्या है? तो बेटा ये ध्यान रखना, जैसे ये मानव के हार्मोन थे नर और मादा के, वैसे ही ये साइटोकाइनिन और जो ऑक्सिन होते हैं ये होते हैं पादप हार्मोन। थोड़ा सा बेसिकली मैं इनके बारे में बता देता हूं, बाकी इनकी चर्चा में आगे आने वाले क्वेश्चनों में कर लूंगा। ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा कि जैसे फल टूट के गिरता है तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम किसका होता है? साइटोकाइनिन का। लिख लो, लिखना चाहो तो। क्या? पादप के अंदर, किसके अंदर? पादप में कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। कोशिका विभाजन प्रेरित करना। ठीक है, सबसे ज्यादा ये कहां पाया जाता है? ये बेटा फलों में पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो पार्ट यहां से हटते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम किसका होता है? साइटोकाइनिन का। ठीक है, अब ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो इस ऑक्सिन हार्मोन का ध्यान रखना आपको कि जो ये ऑक्सिन हार्मोन होता है ना बेटा, ये करता है, जो पादप होता है ना, पादप जो पेड़ होता है उसमें वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये पादप का क्या है? वृद्धि हार्मोन। जैसे अपने अंदर कौन सा हार्मोन वृद्धि का था? अभी जस्ट पीछे बताया हूं,
बीज ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन निकल रहा था वो अपने शरीर के अंगों में क्या करता था, वृद्धि। वैसे ही पादप में वृद्धि हार्मोन पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन। पादप में क्या करता है ये, वृद्धि को प्रेरित करना, ठीक है, वृद्धि को प्रेरित। शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। उसके अलावा यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा उनको मैं एक जगह साथ के साथ लेके चल रहा हूं। जिन बच्चों ने इन 50 क्वेश्चनों की कंप्लीट सीरीज को पूरा कर लिया, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 बायोलॉजी, कुल मिला के 150 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। याद रखना 150 मैंने ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करवाए नहीं, पहली बात तो ये बहुत कुछ सीख के जाओगे। 150 क्वेश्चन के लिए मात्र आपको कुछ भी नहीं करना बेटा। अगर मैं टाइमिंग इनकी जोड़ने बैठू ना तो 2.5 5 कितने हो गए, 7.5 7.5 घंटों में आपको पूरी साइंस की बुक की फील आने लगेगी कि मेरे को बहुत कुछ आने लग गया। करना कुछ नहीं है, 7.5 घंटे ओनली फॉर। जिस बच्चे ने पढ़ लिया, याद रखना एग्जाम में तबाही मचा के आओगे। आई बात समझ में, इसकी मैं खुद गारंटी ले रहा हूं। नहीं अगर क्वेश्चन मिले तो यही कमेंट बॉक्स में आके गालियां फेंक जाना। आई बात समझ में, तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब 3 कथन तो सत्य होंगे, एक कथन क्या होगा, असत्य। चलते हैं कि मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो पोषण से संबंधित है। अब एक बात बताओ, आमाशय पाचन तंत्र का चित्र देखा है, बोलो भाई यहां अपन चीज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और पाचन किसके अंदर आता है, पोषण के अंदर। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो ये आमाशय जो अंग है वो किससे रिलेटेड है बेटा, पोषण से। यहां पाचन तंत्र भी मिल सकता है, तो पाचन पोषण के अंदर ही तो आता है। इसका मतलब ये कथन तो क्या है बेटा अपना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में मैं दूसरा पूछूं कि मानव में जो हृदय है, हृदय मतलब दिल जो तुम्हारे अंदर किसी और के लिए धड़क रहा है। आई बात समझ में, मत देखो भाई, पढ़ने में ध्यान दे लो। जो परिसंचरण से संबंधित है, तो हृदय का भी डिस्कशन अपन किसके अंदर करते हैं बेटा, परिसंचरण, जिसमें वहन, अपने शरीर के अंदर जो पदार्थों का वहन होता है, ऑक्सीजन का वहन होता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, परिसंचरण के अंदर। हर चीज को अपन डिटेल में लेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये कथन भी क्या है बेटा अपना, सत्य है। मैं बात करूं मानव में फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब फेफड़े, श्वसन तंत्र से है, संबंधित नहीं है। आपको ये चीज भी पता है, मतलब ये सेंटेंस भी अपना क्या है, तो बचा वही असत्य होगा। तो पढ़ते हैं, वोमेन संपुट पाचन तंत्र का भाग है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो ये वोमेन संपुट होता है ये बेटा उत्सर्जन तंत्र का होता है। किसका होता है, उत्सर्जन तंत्र का। इसको ध्यान भी रखना आप, उत्सर्जन तंत्र का भाग कौन सा, वोमेन संपुट। और इसमें जो केशिका गुच्छ पाया जाता है, अगर आपको पूछ ले कि केशिका गुच्छ कहां पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि वोमेन संपुट में ये पाया जाता है। अब ये क्या है क्या नहीं है, जब अपन लॉन्ग क्वेश्चनों के अंदर उत्सर्जन तंत्र का डिस्कशन कर रहे होंगे उस टाइम पे यह कहानी आपके क्लियर हो जाएगी। मतलब कुल मिला के एक बात मैं बोलूं, एक क्वेश्चन श्योरिटी से ऐसा आने वाला है जिसमें कोई आपको एक अंग का नाम देगा और वो पूछेगा कि किस तंत्र से रिलेशन है या फिर नहीं है। आई बात समझ में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम होता है। तो ध्यान रखना, पुष्प का मतलब फूल, नर जनन पूछा है तो नर जनन जो भाग होता है बेटा वो होता है पुंकेसर। कौन सा होता है, पुंकेसर। अगर आपको मादा जनन वाला पूछ ले, मादा जनन भाग, तो याद रखना वो कौन सा हो जाएगा बेटा, स्त्री केसर। कौन सा हो जाएगा, स्त्री केसर। ढंग से पढ़ना मूर्खों, में पुष्प के अंदर बात कर रहा हूं। किसके अंदर बात कर रहा हूं, पुष्प, न कि मानव में। मानव में तो तुम सब जानते हो नर और मादा ही होते हैं, और उनके जो जनन भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सबको पता है। आई बात समझ में। तो यहां से मैं बात करूं पुंकेसर। अब देखो ये पुंकेसर है ना, ये 2 भाग होते हैं इसमें भी। एक तो होता है बेटा आपका परागकोश, क्या होता है, परागकोश, और एक होता है तंतु। क्या होता है, तंतु। ये दोनों ही किसके अंदर होते हैं, पुंकेसर के अंदर। मतलब दोनों को मिलाकर क्या बनता है, पुंकेसर। आई बात समझ में। अगर स्त्री केसर की मैं बात करूं तो इसमें बेटा 3 मुख्य भाग है इसके। एक तो होती है वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाला भाग होता है, क्या बोलेंगे उसको, वर्तिकाग्र। दूसरे नंबर पे जो आएगी बेटा वो कौन आएगी, वर्तिका। और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो कौन आएगा, अंडाशय। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बात मैं बताऊं कि जो ये पराग कोष होते हैं इनमें होते हैं बेटा पराग कण। क्या होते हैं, पराग कण। आपको पूछ ले कि पराग कण कहां होते हैं, तो कहां होते हैं बेटा, वो पराग कोष के अंदर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ
कि नरजनन भाग पूछा था तो कौन सा उत्तर हो गया बेटा पुंकेसर। और पुंकेसर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, D4 देवी इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपको वर्तिकाग्र के बारे में पूछ ले, वर्तिका के बारे में पूछ ले, अंडाशय के बारे में पूछ ले, तो ये तीनों किसके भाग थे बेटा, स्त्री केसर के भाग। ये थी क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन तृतीय पोषी स्तर में आता है। हमारा पर्यावरण से रिलेटेड पार्ट है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पोषी स्तर आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए, पोषी स्तर। तो सबसे पहले मैं आपको पोषी स्तर का जो आरेख होता है वो समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले बेटा कौन आता है, उत्पादक। अब ये उत्पादक क्या होते हैं, सौपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, उत्पादक। फिर इन पेड़ पौधों को जो खाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बेटा, उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। और ये उपभोक्ता भी 3 टाइप से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले उपभोक्ता में मैं ले लू प्राइमरी, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा, प्राथमिक। और इस प्राथमिक उपभोक्ता को बेटा एक नाम और बोलते हैं, ध्यान रखना, शाकाहारी जंतु। क्या बोलते हैं इनको, शाकाहारी। ये होते हैं स्वपोषी। क्या होते हैं, स्वपोषी। फिर इसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता जाएगा क्या, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, मांसाहारी। क्या बोलेंगे, मांसाहारी। और एक लास्ट तीसरा कौन सा जाएगा अपने पास में, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। अगर आपको पोषी स्तर का आरेख चिन्ह पूछ ले, और तृतीयक उपभोक्ता को बोलते हैं बेटा शीर्ष मांसाहारी। क्या बोलते हैं, शीर्ष मांसाहारी, ये बोलते हैं। अगर आपको पोषी स्तर का आरेख चित्र पूछ ले तो ये चित्र बना देना। आई बात समझ। अब क्वेश्चन क्या है, देखो तृतीय पोषी स्तर, कौन सा पोषी स्तर पूछा बेटा, तीसरा पोषी स्तर। देखो पहले प्रथम पोषी स्तर पे कौन है, उत्पादक। द्वितीय पोषी स्तर पे कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता भी मिल सकता है या शाकाहारी भी मिल सकता है। तृतीय उपभोक्ता पे कौन दिख रहा है आपको, तृतीय पोषी स्तर पे कौन दिख रहा है बेटा, ये तो हो गया प्रथम पोषी स्तर, ये हो गया दूसरा पोषी स्तर, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा पोषी। तो अपने को कौन सा पूछा है, तृतीय पोषी स्तर। और तृतीय पोषी स्तर में आपको दिख रहा है द्वितीय उपभोक्ता बोल दो या मांसाहारी जंतु बोल दो। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, C4 कैटरीना कैप। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, जवाब है हो जाएगा। आई बात समझ में। कोई सा भी पोषी स्तर आपको पूछ सकता है। दूसरी बात, जब ऊर्जा इसमें से इसमें जाएगी, इसमें से इसमें जाएगी, इसमें से इसमें जाएगी, तो हमेशा याद रखना 10% ऊर्जा जाती है। कितनी जाती है, 10%। आई बात समझ में। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चनों में ये चीज आपके काम में आने वाली। ये थी क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 2 किलो जूल है। अब अभी मैंने पोषी स्तर समझाया था, उसमें चौथा पोषी स्तर कौन सा आएगा बेटा, ये तृतीय उपभोक्ता आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं बोलूं कि इसके पास में कितनी जूल ऊर्जा है, 2 किलो जूल। आई बात समझ में। अब जो बात बता रहा हूं ना वो शांति से सुनते जाना। आपको नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आप आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि नीचे से अगर आपको किधर जाना है, मान लो चौथे पोषी स्तर से किधर जाना है आपको, पहले पोषी स्तर तक, तो कुछ नहीं करना, 0 बढ़ाते जाओ। क्या करते जाओ, संख्या के पीछे 0 बढ़ाते जाओ। कैसे, 2 आ गया तो इसके पास में कितनी ऊर्जा होगी, 20। इसके पास कितनी हो जाएगी, 200। और इसके पास कितनी हो जाएगी बेटा, 2000। किलो जूल में है तो आने वाला उत्तर भी सबका किस में होगा, किलो जूल में। अब देखो अपने को बोला क्या था कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की जो मात्रा है वो कितनी है, 2 किलो जूल। अभी जस्ट पीछे पढ़ा के हमने चौथा पोषी स्तर कौन सा था, तो इसके पास में कितनी है, 2 किलो जूल। अब अपने को कौन से में पूछ रहा है, प्रथम में पूछ रहा है। देखो प्रथम उत्पादक में पोषी स्तर पर, मतलब प्रथम पोषी स्तर पर, और प्रथम पोषी स्तर पर कौन बैठा हुआ है, उत्पादक। तो मैं भी क्या बोल रहा हूं कि चौथे से पहले पे जाना है तो 0 बढ़ाते जाओ, और ऊपर से नीचे आना है तो 0 घटाते जाओ। वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आई बात समझ में। तो मेरे को जस्ट ऊपर वाला पूछता तो 2 के 1 0 लगा दो, 20। इससे जस्ट ऊपर वाला 200, उससे जस्ट ऊपर वाला 2000। आ गई बात समझ। अब आपके बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमारे साथ तो धोखा हो जाए, 0 वाला हो ही नहीं, तो फिर क्या करें। तो बेटा देखो सीधी सी बात, मैं बोलूं कि मान लो पहले पोषी स्तर है ना, जो पहले नंबर पर बैठा हुआ है, उसके पास में है 3543 किलो जूल ऊर्जा है, ठीक है। अब तो मैं पूछूं कि सर तीसरे वाले को कितना मिलेगा, तो एक बात बताना, अभी मैं क्या समझाया भैया आपको कि नीचे से अगर ऊपर जाना है तो 0 बढ़ाते जाओ, ऊपर से नीचे आना है तो 0 घटाते जाओ, मतलब 0 कम करते जाओ। और 0 कम करने का मतलब होता है बेटा पॉइंट लगना। क्या लगना, पॉइंट लगना। तो पहले पे इतनी है, तो जो नेक्स्ट होगा नीचे वाला
उसके पास में आ जाएगी 354.3। उसके जस्ट नीचे वाले पे 35.43। उससे जस्ट नीचे वाले के पास में 3.543। मतलब ऊर्जा हमेशा नीचे जाने पर कम होती रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये मैं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, और वो चीज क्या थी कि जब भी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे जाती है ना, तो केवल आने वाले को अगले वाले को मिलती है केवल 10%। कितना परसेंट मिलती है? 10%। और मैथ वाले बच्चे हो, 10th क्लास में मैथ पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज का मतलब तो जानते हो ना बेटा, परसेंटेज हटता है नीचे क्या लग जाता है? 100। और इसी के अनुसार मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा था। जैसे क्वेश्चन आपके उल्टा हो जाता कि दूसरे पोषी स्तर के पास में 200 किलो जूल ऊर्जा है, अब चौथे में बतानी है। तो देखो दूसरे से चौथे में नीचे जा रहे हैं ना, तो जीरो क्या करनी है? घटानी है। तो तीसरे पे जाऊंगा तो 20 बचेगी, चौथे पे जाऊंगा तो कितनी बचेगी? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इस बार बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। बेटा हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जिन बच्चों ने इन क्वेश्चनों को इग्नोर कर दिया, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर आप पासबुक का एक पेज याद करोगे, सॉरी एक पार्ट याद करोगे, उतने में तो आपको ये पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और उसकी हेल्प पूरे चैप्टरों में आपको मिल भी जाएगी। क्योंकि इनको बनाने में कम से कम 50 क्वेश्चनों को खोजने के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने उठाए हैं। इन क्वेश्चनों को सेट करने में बच्चा कम से कम 10 घंटे लग गए, ये मानो। इस हिसाब से इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि सर 2 दिन से क्लास क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? उसका मेन रीजन यही है, ऊपर से एक तो तबियत खराब थी, उसके बावजूद आपके लिए मेहनत की जा रही है। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट विनर का हर बच्चा विनर हो, साइंस के पेपर को फोड़ के आए। जैसे ही ये विनर सीरीज खत्म होती है, उसके बाद में मैं बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे उनकी स्टार्टिंग आपके सामने कर दूंगा। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो हर बार अपन उन क्वेश्चनों को फोड़ के आते हैं, इसी के साथ में मैथ की सीरीज भी अपन करने वाले हैं बहुत जल्द। टेंशन मत लेना, इस चैनल से आप जुड़े हो। कोई बच्चा 500 क्वेश्चन पढ़ रहा है, आप 100 पढ़ रहे हो, बेटा बिल्कुल एकदम करेक्ट जगह हो। आई बात समझ में? वही 100 क्वेश्चन आपको 500 क्वेश्चनों के बराबर में करवा दूंगा। अब देखो मेंडल साहब ने प्रयोग किए थे, उन्होंने कराया था एक तो एक संकर संकरण, और एक करवाया था उन्होंने द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब होता है कि दो लिए, ठीक है, अब दोनों के लक्षण एक ही थे। जैसे उन्होंने हाइट ले ली, लंबाई की ले लिया, तो वो तो था एक संकर। अब द्विसंकर में क्या उन्होंने कि दो लक्षणों वाले, कि जैसे एक मटर का पौधा था, एक संकर में क्या हुआ कि वो लंबा है या बोना है, लेकिन है तो गुण एक ही ना, लंबाई से रिलेटेड। अब द्विसंकर में क्या हुआ, उन्होंने मटर का पौधा लिया, अब वो एक मटर था वो गोल भी था, उसके जो बीज थे ना वो कैसे थे? गोल थे। तो एक के कैसे थे? झुर्रीदार। एक था पीला और एक था हरा। तो दो दो गुण ले लिए ना उन्होंने। तो बेटा जैसे रंग ले लिया और उन्होंने उनकी बनावट ले ली, तो वो हो गया द्विसंकरण। एक लक्षण है तो एक संकरण, और दो लक्षण है तो द्विसंकरण। तो बेटा वहां से एक तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, और इस क्वेश्चन के लिए तो मैं पक्का बोल दूं कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में दिख जाएगा। लो लगा दिया 2026। हर किसी की बस की बात नहीं होती 2026 लगाना। तभी बोल रहा हूं क्वेश्चन ऐसे नहीं उठा उठा के लाए गए कि कुछ भी दिखा मटेरियल चिपका दिया केवल व्यूज के लिए। व्यूज से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ एक बच्चा भी इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, तो ये मान लो मैं उसे एक बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हूं। आई बात समझ में? मेरे को मतलब नहीं है व्यूज आए नहीं आए। अगर वो एक बच्चा सक्सेस होगा तो कल ना 10 बच्चों को जोड़ेगा, तो अपना प्रॉफिट तो वैसे भी हो। आई बात समझ में? तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, जो क्वेश्चनों के लिए मैं बोल रहा हूं उन पे फटाफट फोकस रखो। तो देखो कि F2PD का लक्षण प्रारूप पूछा है, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना, एक तो आपसे पूछा जा सकता है जीनोटाइप। कौन सा टाइप? जीनोटाइप। एक आपसे पूछा जा सकता है बेटा फिनोटाइप। कौन सा टाइप? फिनोटाइप। जीनोटाइप को ही बोलते हैं बेटा जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप, जो लक्षण जीन के अंदर। फिनोटाइप का बेटा होता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल डाटा याद रखना है। जीनोटाइप पूछ ले उसको जीन प्रारूप भी बोलते हैं, फिनोटाइप पूछ ले तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप भी उसको बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो मेरा मेन मुद्दा तो ये है कि ये अगर एक संकर संकरण में पूछे, किस में पूछे? एक संकर संकरण, या ये पूछ सकता है द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो कितना होगा?
तो वो आपको अगर एक संकर संकरण में जीन प्रारूप पूछता है बेटा, तो आप कितना बताओगे? 1:2:1। ये तो हो गया जीनोटाइप। अगर आपको फिनोटाइप पूछ ले तो बेटा वो होगा 3:1। ठीक है, एक संकर संकरण में जीन प्रारूप पूछ ले या जीनोटाइप पूछ ले तो कितना बताओगे? 1:2:1। फिनोटाइप पूछ ले तो कितना बताओगे बेटा? 3:1। आई बात समझ में? अगर मैं पूछूं द्विसंकर संकरण में, तो देखो जो ट्रिक दे रहा हूं वो ध्यान रखना। अगर वो आपसे पूछ ले बेटा लक्षण प्रारूप, तो लक्षण प्रारूप कितना होगा? पहले तो इसको लिख दो 3:1, लिख दिए। अब पीछे से गुणा करते जाओ, 3 की गुणा 1 से करो, कितना आएगा बेटा? 3। 3 की गुणा खुद 3 से कर दो, कितना आएगा? 9। तो कितना बन गया? 9:3:3:1 बन गया। ये हो गया फिनोटाइप, किसमें? द्विसंकर संकरण में। अगर आपसे जीनोटाइप पूछ ले तो ये बच्चों को याद नहीं होता। देखो 1:2:1, ये ऊपर वाला लिख दिया गया। ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। अब इसको 2 से गुणा कर दो। देखो 2 1 कम 2, फिर 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, फिर 2 की 1 से गुणा करूंगा 2, फिर वापस आगे वाले को रख दो 1:2:1। बोलो भाई याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन में प्रश्न क्या था? एक संकर संग्रहण की F2PD का लक्षण। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको इनमें भी डाउट आ जाएगा, तो याद रखने की ट्रिकें दे रहा हूं। ट्रिकें इतनी लो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। लक्षण और जीन। लक्षण में 3 अक्षर है, जीन में कितने अक्षर है? 2। तो दो वाला उत्तर होगा वो तो जीन प्रारूप का होगा। और जो लक्षण प्रारूप में 3 दिख रहा है, क्या 3 अक्षर है तो 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? जीन में 2 दिख रहा है तो ये इसका होगा। आई बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लक्षण 3 वाला पूछा है तो 3:1। बिफोर बेबी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर है हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो जाएगा एकल संकरण में जीन प्रारूप। ये 9:3:3 किसका हो जाएगा? लक्षण प्रारूप। किसमें? द्विसंकर संकरण। और ये तो है ही अपना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? देखो स्वपोषी पोषण, ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं बेटा स्वपोषी। और उनका जो पोषण होता है वो क्या होता है? स्वपोषी पोषण। तो इसके लिए आपको मैं एक अभिक्रिया बता देता हूं, वो याद कर लो। उसके बाद भी कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले देखो पेड़ पौधे क्या क्या लेते हैं बेटा। वो पेड़ पौधों को चाहिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं पेड़ पौधे, एक चाहिए इनको जल। क्या चाहिए? जल। और इनको मिल जाए भाई साहब सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है। इनके अंदर होनी चाहिए क्लोरोफिल की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? क्लोरोफिल की उपस्थिति। तो जब ये चीजें लेते हैं ना तो इनसे क्या क्या उत्पाद बनता है वो ध्यान रखना आप लोग। एक तो बनती है बेटा ग्लूकोज C6H12O6, एक बनती है ऑक्सीजन और एक बनता है जल। अब इसको बैलेंस करना भी आना चाहिए। फटाफट बैलेंस कैसे करेंगे? देखो यहां लगेंगे 6, यहां लगेंगे 12, यहां लगाने हैं 6, यहां लगाने हैं 6। अब आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे क्यों कर? बेटा याद रखना है इसको। मैं पहले भी एक बार जब ये इसका जिक्र मैंने हमारा पर्यावरण वाले लेक्चर में या कहीं ना कहीं पे किया था, या समीकरणों को संतुलित करने वाली जगह जो केमिस्ट्री का पार्ट अपन पढ़े थे वहां पे मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था। वहां मैंने ये बात बोली थी कि ये ऐसी है कि अगर तुम इसको संतुलित करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ रिएक्शन ऐसी है जिनकी संतुलित अभिक्रिया आप डायरेक्ट याद रखो ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। कुछ भी नहीं है, 6 का पढ़ा है, 6 है, 12 है, लास्ट वाले के 6 लगाने। आई बात समझ में? अब देखो ये तो हो गए अभिकारक, ये हो गए इनके उत्पाद। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला बेटा? ग्लूकोज का, जो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या है? ये पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको। आई बात समझ में? अब देखो जब ये प्रक्रिया होगी, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोले तो इसके लिए देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई कब? जब क्या क्या जरूरी था? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी थी, जल जरूरी था, सूर्य का प्रकाश जरूरी था, क्लोरोफिल जरूरी थी। ये चीजें जरूरी थी। उसके बाद में ये चीजें मिली है अपने को। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताओ भाई। कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्लोरोफिल होना चाहिए क्या? होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए क्या? होना चाहिए। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर है हो जाएगा। आई बात समझ में? ज्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन है याद रखना है। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वही 3 कथन सत्य होंगे, एक कथन क्या होगा? असत्य। तो असत्य वाला है उसको अपने को फाइंड आउट करना है। तो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र बेटा हृदय। अब समन्वय केंद्र का मतलब क्या होता है? जो सबके बीच में सामंजस्य बिठा के रखता है कि अगर वो हट जाए ना तो पूरे शरीर का जो संतुलन है वो क्या कर जाए? बिगड़ जाए। तो क्या शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र हृदय है? ये बात क्या है? बिल्कुल गलत।
तो फिर हृदय नहीं है तो कौन है बेटा? वो है अपना ब्रेन, मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क नहीं होगा तो अपने शरीर का कंट्रोल नहीं होगा, कहीं अपन जलने लगेंगे, अपने को पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क तक सिग्नल ही नहीं पहुंचेंगे, हाथ जल जाएगा, अपने को क्या करना है कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो ये सब जो शरीर का मुख्य जो समन्वय केंद्र होता है बेटा, वो कौन सा होता है? मस्तिष्क। इसका मतलब ये कथन असत्य था, तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। कारण असत्य कथन इसने पूछा था। अब बाकी के ऑप्शन सत्य हैं, तो इन पर भी थोड़ी सी अपन निगाहें डाल लेते, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आपके ब्लैंक खालिस्तान वाले भी आने वाले हैं, तो उनमें यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ध्यान रख लेना इस चीज का, प्रूफ दूंगा आपको मैं जब आपका एग्जाम लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में सोचने वाले उत्तक, ध्यान रखना, जटिल रूप से व्यवस्थित किसके बने होते हैं बेटा? न्यूरोल के घने जाल से बने होते हैं। कि जो अपना जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, जो सोचने वाले जो उत्तक होते हैं इसके अंदर, वो किससे बने होते हैं? न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। ये बात आपको याद रखना। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या, कि जो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है, कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो किससे मिलकर बनती है? तो बेटा ध्यान रखना, वो बनती है एक तो मस्तिष्क से, किससे? मस्तिष्क, और एक होती है अपनी मेरुरज्जु। ये दोनों ही मिला के किसका निर्माण करती है? मेरुरज्जु है, वह रे भी है बीच में। ये मिला के किसका निर्माण करती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं बेटा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब आप लोग बोलोगे ये सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? देखो मैं से घूमू, यहां से अगर आप लोग देखोगे तो मेरे एक क्रोड दिखेगी, रीढ़ की हड्डी दिख रही है क्या? इसको बोलते हैं बेटा कशेरुकी दंड। क्या बोलते हैं? कशेरुकी दंड। और यही क्या करती है? इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्या करती है? सुरक्षा करती है। कौन? जो रीढ़ की हड्डी जो अपन देखते हैं ना, जैसे ठोस ठोस से यहां से अपने को फील होता है, वो होती है बेटा क्या? रीढ़ की हड्डी, जो इसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान है करती है। आई बात समझ? ये क्वेश्चन तो कंटिन्यू 2 या 3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, भर भर के ये क्वेश्चन, कि जो हार्मोन होता है उसके पर, या इसकी जो क्रियाविधि होती है, कि ये इसका समय क्या होगा, इसकी मात्रा क्या होगी, इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो इस विधि को बोलते हैं बेटा पुनर्भरण विधि। कौन सी विधि? पुनर्भरण विधि। तो वापस क्वेश्चन दिख जाए, दिखेगा तो खालिस्तान में दिखेगा, श्योर है, 200% ले लो लिखवा के, कि हार्मोन की जो क्रियाविधि होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, या उस क्रियाविधि को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बेटा पुनर्भरण विधि। ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। बढ़िया, पढ़ाने वाले को मजा आया है तो शायद पढ़ने वाले बच्चों आपको भी मजा आया होगा। ऐसे ही धमाकेदार अपने को टॉप 50 क्वेश्चन करने हैं, पूरी दावे के साथ में इस बात की गारंटी दे रहा हूं। 1% भी बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने दिन एग्जाम के बचे हैं हाथ पकड़ लो, जो पेपर आपका होगा उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है, खुद मैं ये बोल रहा हूं, खुद जाकर लोगे, ये आज मैं बोल के जा रहा हूं। तो पहले ही इतनी देरी क्यों करनी, जब अपने को मात्र 30 से 40 मिनट की क्लास में इतना कुछ मटेरियल दिया जा रहा है। तो जिस दिन क्लास अपलोड हुए उसी दिन आप इस क्लास को लो, वीडियो को लाइक करो, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर